ठीक है। पिछले दिन हम लोगों ने क्या देखा था? पिछले दिनों हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट की बात किए थे, डिस्टेंस की हम लोगों ने बात किए थे। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का हमने कुछ क्या देखे थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। इसके बाद हम लोगों ने दोनों का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का हम लोगों ने क्या किया था, हमने एक डिफरेंसेस भी देखे थे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, आज हम लोग को देखना है, आज हम लोग को पढ़ना है, एक नया हम लोग टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। इसमें स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपका पॉइंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अगर ये आपका क्लियर है तो आप इजीली कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है उसको हम क्या कर सकते हैं, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट का हम लोग डिटेल क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं, दे देंगे कि वो मोशन में है या नहीं है, कि रेस्ट में है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, आते हैं देखें। यानी सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि हमने देखा था कि बहुत सारे क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, और उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने क्या किया है, उस फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में हम लोगों ने क्लासिफाई किया है। एक को हमने बोला है स्केलर क्वांटिटी और दूसरे को हम लोगों ने क्या बोला है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, तो आप बताएंगे कि स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी इफ ओनली द मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। यानी इसको डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, इसको बताने के लिए स्केलर क्वांटिटी को, इस फिजिकल क्वांटिटी जो कि स्केलर क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को बताने के लिए केवल हमारे पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल में बताएंगे मास, लेंथ, टाइम, स्पीड एटसेट्रा। ये जितने भी आप फिजिकल क्वांटिटी देख रहे हैं, ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए केवल और केवल किसकी आवश्यकता होती है, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात समझ में है कि नहीं? यानी हम क्या बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी को लेकर, यानी हम जितने भी हमारे फिजिकल क्वांटिटी है वो सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी के अंदर, दूसरा फिजिकल आपका वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है उसको बताने के लिए। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सेकंड हम लोग का, सेकंड है हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी। यानी इसमें मैग्नीट्यूड, ठीक है, ध्यान देंगे, मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, डायरेक्शन की भी क्या हो, रिक्वायरमेंट हो। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यानी दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। सर एग्जांपल में से आप एग्जांपल में बताएंगे डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में मैं कल ही बताया था आपको कि डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखते हैं, कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ए है और वो कोई बी पॉइंट पर जाना चाह रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ क्या कर रहा है, मूवमेंट करना चाह रहा है। तो मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आपका एक्चुअल पाथ तो होता ही होता है, बट उसमें एक क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है, डायरेक्शन। तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें क्या हो, डायरेक्शन हो, तो उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, या फिर आप कह सकते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी भी क्या होता है, एक सर्टेन डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, एक सर्टेन डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम उसको क्या बताते हैं, डायरेक्शन भी बताना होता है। कोई दिक्कत नहीं। आप नेक्स्ट, जैसे इसमें आप देखेंगे, एग्जांपल में देखेंगे आप, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे और एक्सेलरेशन, ये सारे के सारे क्या है, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको क्या करना होता है, इसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम इसके डायरेक्शन को भी बताते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अगला, अगला हम लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, पॉइंट है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो मैंने कल ही आपको बताया था कि
कार्टिशंस होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं कार्टिशंस, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये क्या होता है जेड एक्सिस। स्पेस के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है, तो हमको किसकी जरूरत पड़ती है, हमको कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके जो भी कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने मोशन भी बताया था। अगर केवल ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हो तो हम बोलेंगे कि वन डायमेंशनल मोशन है। अगर इसमें टू कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो हम बताएंगे कि टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है। और इस जब थ्री कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हो, तो हम लोग क्या बता रहे हैं, उसमें हम बता रहे थे आपको थ्री डायमेंशनल मोशंस बताए थे। यानी केवल वन कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हो वन डायमेंशनल मोशन, टू कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हो टू डायमेंशनल मोशन, थ्री कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हो थ्री डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन में हम क्या बताए थे कि कोई कार है मूव कर एकदम स्ट्रेट लाइन में, तो हम बोलते थे कि क्या हो रहा है, वो वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है। टू डायमेंशनल में मोशन में क्या हो रहा है कि वो कार क्या कर रही है, स्ट्रेट भी जा रही है साइड भी जा रही है, तो दोनों तरफ का उसका मूवमेंट हो रहा है, यानी एक्स और वाई दोनों चेंज कर रही है, तो हम लोग क्या बोले टू डायमेंशनल। और थर्ड डायमेंशनल में हमने बताया था कि जो है मक्खी बी या हाउस फ्लाई जो क्या कर रही है, आपको मूवमेंट कर रहा है, तो उसका जो मूवमेंट होता है वो कैसा मूवमेंट होता है, तो आप बताएंगे कि वो जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है जी, तो थ्री डायमेंशनल मूवमेंट होता है। ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं, तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब कोई भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम जब कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, अगर हम इसके अंदर क्या लगा दे, अगर इसके अंदर हम लोग क्या कर दे, टाइम टाइम कंसीडर कर लें, ठीक है, जब टाइम इसके साथ कंसीडर हो जाते हैं तब ये कोऑर्डिनेट ये क्या बन जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है। यानी आप बताएंगे द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ अ क्लॉक विच कैन बी डिस्क्राइब द पोजीशन डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी ये सारी चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए कार्टेशियंस कोऑर्डिनेट कार्टेशियंस के साथ साथ अगर हम उसमें स्टॉप भी लगा देते हैं तो वो जो एक फ्रेम बनता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं इनर्शियल और दूसरे को क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल बोलते हैं। ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं, तो आप बताएंगे कि These are the frame of the reference in which न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या हो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल हो। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या हो, एप्लीकेबल हो, तो वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, तो हम बताएंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलेंगे, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंडर न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या हो रहा हो, कंसीडर किए जाते हैं, वो जो फ्रेम बनता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसमें आप बताएंगे कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस दीज आर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसमें एप्लीकेबल्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होते हैं, मोशंस आर नॉट एप्लीकेबल मतलब इसके अंदर न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। हम लोग देखेंगे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है,
डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, बस केवल आप इतना जानिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो क्या है। एक फ्रेम है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसके अंदर हम लोग किसको डाल दिए हैं, वॉच को, यानी टाइम को भी क्या करें, क्लॉक के साथ हम इसको क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसके पोजीशन को, इसके वेलोसिटी को और इसके एक्सेलरेशन को, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने बोला कि फर्दर इसको टू पार्ट में हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। एक को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरे को क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं, तो आप बताएंगे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है उसके अंदर हम लोग किसको कंसीडर करते हैं, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हम लोग न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस को क्या करते हैं, इसमें एप्लीकेबल होता है। जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर क्या होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होता है। बोलो यहां तो कोई दिक्कत? एक और इसमें क्वेश्चन बनाते समय आता है एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड, ऑन एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम किसको बोलेंगे, आप दो और वर्ड यहां पर ध्यान दे दे। एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड ऑन एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप देखेंगे क्वेश्चन बनाते समय ये आता है वर्ड, ठीक है, सॉरी सॉरी इसमें आप क्या देखेंगे, एक्सेलरेटेड में क्या होगा, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। एक्सेलरेटेड भी जो होता है ये भी आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मींस आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलेंगे, तो आप बताएंगे कि सर ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मींस कि आपका यहां पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। और अनएक्सेलरेटेड जैसे विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, आप ये भी बताएंगे एक्सेलरेटेड फ्रेम में विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है, जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होता है। अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या बताएंगे, तो ये क्या होता है, आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, जिसमें आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, ठीक है। क्या होगा, एप्लीकेबल होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ और साथ